Hello friends, I am Astik Narayan. Today I am going to discuss chapter number 1 of class 11 sets. सेट्स इसको शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं जो हमने डेली लाइफ में देखते हैं। हम कई सारे नंबर्स को जैसे हम बोलते हैं कि ऑड नंबर्स, वो सारे ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स जो 10 से छोटे हैं, तो वो क्या एक ग्रुप है। वो ग्रुप में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? वो ग्रुप में जो मैंने अभी ग्रुप का नाम लिया, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10, तो वो आएंगे 1, 3, 5, 7, 9, बिकॉज ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और साथ ही साथ ये 10 से छोटे भी हैं। तो ये क्या है, एक ग्रुप आ रहा है, एक कलेक्शन आ रहा है, नंबर का कलेक्शन आ रहा है। वैसे ही अगर हम बोलते हैं कि इंडिया में कितने रिवर्स हैं, उन सारे को एक साथ लिखो, तो अगर मैं गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ये सारे एक साथ लिखूं तो एक टाइप ऑफ कलेक्शन बन जाएगा। जो कलेक्शन एक तरीके से डिफाइंड है और उसका डेफिनेशन क्या होगा कि इंडिया में कौन कौन से रिवर्स हैं। तो इस टाइप से हमारे पास ढेर सारे कलेक्शन आते हैं। उन सारे कलेक्शन को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उन्हें हम सेट्स बोल दिया करते हैं। तो अगर इसी तरीके से मैं सेट्स को डिफाइन करूं तो सेट्स किस तरीके से डिफाइन होगा? सेट्स का अगर हम डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से डिफाइन होता है कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कई बार लोग बोल देते हैं कि सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर हमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना है। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग है वो भी मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि हमें वो सेट बताना है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, और उस सेट का जो भी सेट्स को हमें रिप्रेजेंट करना होगा उन सारे सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लेटर या अल्फाबेट होगा वो इंग्लिश अल्फाबेट होगा कैपिटल में। तो मैं इस सेट को ए नेम देता हूं। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से आएंगे? 1, 3, 5, 7 और 9। बट अगर अब तुम्हें कोई ये सेट बनाने को बोले कि एक सेट है बी, उसमें वो सारे बॉयज के नाम लिखो या गर्ल्स के नाम लिखो जो एक क्लास में ब्रिलियंट है। अब इस तरीके से तो किसी को लगता होगा, जैसे मैं मान लूं कि एक का नाम देता हूं स्मॉल ए, बी, सी, डी, ई, इस टाइप से 5 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। तो अगर मैं किसी एक रैंडम पर्सन से पूछता हूं तो उसे हो सकता है लगता हो ए और सी ब्रिलियंट है। किसी दूसरे टीचर से बोलूं तो उन्हें लगता होगा बी और ई ब्रिलियंट है। तो हर किसी के तरीके से जो ब्रिलियंसी का जो डेफिनेशन है वो चेंज होगा। अगर ये मैथ्स में अच्छा है तो मैथ्स के टीचर को ए और सी ब्रिलियंट लगेंगे। अगर वही स्पोर्ट्स के टीचर होंगे और बी और ई स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते होंगे तो स्पोर्ट्स के रिलेटिव मैटर में बी और ई उन्हें काफी ब्रिलियंट लगेंगे। तो जो ब्रिलियंट, कौन सा स्टूडेंट ब्रिलियंट है, इसे हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन और थिंग्स पे वैरी करता है काफी ज्यादा। तो जो ब्रिलियंसी, जो यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लेता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के लिए तो वो उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं करता। अगर मैं सेट ले लेता स्टूडेंट्स का तो वो कलेक्शन तो वेल डिफाइंड है, पर जो ऑब्जेक्ट्स है वही वेल डिफाइंड नहीं है, तो उन्हें हम सेट्स नहीं बोल सकते। इसलिए सेट्स का जो डेफिनेशन है वो ये है, सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया हो। तो अब आगे देखते हैं कि सेट्स में कुछ और एग्जांपल्स जो हमारे पूरे मैथमेटिक्स, जो भी हम 11th 12th तक पूरा पढ़ने वाले हैं, उसमें जो भी एग्जांपल्स हमारे काम आते हैं। तो कई सारे सेट्स हैं, जैसे मैं सारे एग्जांपल एक साथ लिख देता हूं। जैसे एक नेचुरल नंबर का सेट होता है, उसे हम इस तरीके से कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है किसे? नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो आपका 1, 2, 3 जो भी नंबर्स होते हैं, लेकिन ये स्टार्ट 1 से करता है और ये इन्फिनिट तक जाता है। वैसे ही हमारे पास इंटीजर्स का एक सेट होता है। ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स 1 होता है, 0 होता है और -1 भी होता है। मतलब 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, और अगर यहाँ पे 2 है, ये 3 है, इस टाइप से इन्फिनिट तक जाएगा। उसी तरीके से ये बैकवर्ड्स भी आता है, बैकवर्ड्स भी आएगा इस तरीके से, -1, -2, 3, और ये भी साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये होता है आपका इंटीजर्स। इसी टाइप से एक आपका होल नंबर भी आएगा, उसको लेट्स से हम W बोल देते हैं। ये आपका होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है कि जो आपका नेचुरल नंबर है, इसी में अगर मैं एक 0 और ले लेता हूं, ऐड कर लेता हूं एलिमेंट्स में, जैसे 0, 1, 2, 3 टिल इंफिनिटी, तो ये आपका होल नंबर्स कहलाते हैं। थोड़े से और सेट्स हैं, वो भी जल्दी से देख के खत्म करते हैं इसे। कुछ और सेट्स जो हैं वो हमारे पास जैसे इंटीजर्स में ही,
z है जिसे हम इंटीजर्स में बोलते हैं, इसे कई बार i भी लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे z यूज कर रहा हूँ। तो अगर z के ऊपर यहाँ पे प्लस साइन लिखा होगा तो z प्लस का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? ये आपका नेचुरल नंबर ही होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आप जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव अगर मैं बोलता हूं तो वो जीरो के बाद किससे नंबर्स होते हैं। और अगर मैं नॉन नेगेटिव बोलता हूं, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव काफी सिमिलर से वर्ड है, सिनोनिम टाइप के लगते हैं, पर ये सिनोनिम्स है नहीं। पॉजिटिव का मतलब होगा जीरो से जस्ट बड़े नंबर्स, और नॉन नेगेटिव हो गया जीरो एंड जीरो से बड़े नंबर्स। तो ये आपका z प्लस का मीनिंग है। इसी टाइप से अगर मैं z माइनस लिख दूंगा तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे? मैं यहाँ से -1 से शुरू करूंगा, -2, -3 टिल -infinity, ये इस टाइप से आपके नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे z माइनस। अब इसी तरीके से एक आपका आएगा जब हम इसे लिखते हैं q। ये सेट है रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे a और a बाई b 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है रैशनल नंबर्स किसे बोलते हैं, तो आई होप मुझे उसे यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो q जो है आपका वो रैशनल नंबर्स है। तो इसमें आपका जो भी रैशनल नंबर्स होंगे, जो भी जिन भी नंबर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं इसमें कुछ एग्जांपल देता हूं, क्योंकि इसमें तो हम जनरलाइज वे में ऐसा कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें काफी सारे नंबर्स हैं। तो एग्जांपल जैसे आपका 1/2 है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। जो 3 है ये भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें 3/1 लिख सकता हूँ। अगर मैं -2 लिखता हूँ तो ये भी आपका रैशनल नंबर में ही आएगा। तो ये चीजें क्लियर है। अब उसी तरीके से आता है एक रियल नंबर, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं होते, जैसे कुछ नंबर्स हम जानते हैं, जैसे पाई है, ई है या फिर √2 है, उन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमारे पास पाई है, ई है, √2 है या √5 है या क्यूब √2 है, इन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इन सारे नंबर्स को, जो इन टाइप के नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स एक टाइप के नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स एक टाइप के नंबर्स हो गए। अगर मैं रैशनल और इरैशनल को कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। उन्हें हम बोलेंगे रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैपिटल आर से करते हैं। कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। इसमें जो है आपका इरेशनल नंबर्स, जो भी आपके इरेशनल नंबर्स होंगे और रैशनल नंबर्स होंगे, वो सारे कैपिटल आर यानी रियल नंबर के सेट में इंक्लूड हो जाते हैं। अब रियल नंबर्स में भी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ प्लस लिख देता हूँ तो यहाँ पे आपके सारे सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, और अगर मैं प्लस की जगह माइनस लिख देता हूं तो माइनस आर मतलब क्या होगा? नेगेटिव रियल नंबर्स। जो भी आपके नेगेटिव वाले हैं वो रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये रियल नंबर्स भी आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे कुछ नंबर्स के सेट्स हैं जो हमारे पूरे मैथमेटिक्स का जो 11th 12th में स्टडी करने वाले हैं, इसमें हमें हेल्पफुल होंगे। कुछ मैथ्स में सिंबल्स भी होते हैं, वैसे हैं काफी सारे, पर कुछ जो है बेसिक्स है वो हमारे पूरे 11th 12th में यूज होने वाले हैं, तो वो भी मैं बताया था कौन कौन से। एक होता है ये सिंबल किस चीज का होता है? इस सिंबल का जो मीनिंग है वो होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक सिंबल आता है जिसे इस टाइप से हम लिखते हैं। इस सिंबल को हम बोलते हैं सच दैट। जब भी ये सारे सिंबल लिखे आएंगे तो उन्हें हम इस तरीके से पढ़ेंगे। एक सिंबल आता है इस टाइप से, ये होता है मतलब ई का रिफ्लेक्शन टाइप का दिखता है, तो इसे हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट्स। इसे हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट्स। ऐसे एक और सिंबल है इसका, जब हम उल्टा ए लिखते हैं तो ये जो है ये इस चीज का स्टैंड करता है फॉर ऑल। जब भी ये लिखा रहेगा तो हम फॉर ऑल पढ़ेंगे, ये लिखा होगा तो बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, ये लिखा होगा तो सच दैट पढ़ेंगे, ये लिखा होगा तो देयर एग्जिस्ट्स पढ़ेंगे। ये चार जो है मतलब काफी इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो पूरे मैथ्स में यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने ये बता दिया यहाँ पर। तो अब आगे सेट्स की स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये था सेट्स का ओवरऑल आइडिया, जो भी कितने टाइप के सेट्स हैं नंबर्स के रिलेटेड, ये सारी चीजें थी।
तो अब जो है सेट्स को लिखने के भी तरीके होते हैं। सेट्स को तो ऐसे हम बता नहीं सकते, मैथमेटिक्स से तो हमें हर चीज को लिखना होगा। तो जो सेट्स है उसे भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास इसके भी टू मेथड्स हैं लिखने के लिए। एक तो जिसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। और जो दूसरा है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। एक है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, एक है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम ये चीजें देखते हैं कि टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या डिफरेंसेस है। ये जो टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, उन्हें हम सारे एलिमेंट्स को लिख दिया करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, we will write elements separated with commas separated by commas within brackets। जो टेबुलर फॉर्म होता है उसमें जब भी हम जो अगर इस टाइप से आप टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में आप सेट को लिख रहे हो तो उसमें आपको जो एलिमेंट्स है उन्हें एलिमेंट्स डायरेक्टली लिखना है। जो एलिमेंट्स होगा वो कॉमा से आप सेपरेट करेंगे और जो सारे एलिमेंट्स होंगे उन्हें आप फिर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे। तो इस टाइप से आता है। तो एग्जांपल कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे हमने जो क्लास के शुरू में जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो उसे अगर मुझे लिखना होगा तो मैं जो सारे एलिमेंट्स है, कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स आए थे, एक आया था 1 आया था, एक 3, एक 5, एक 7 और एक 9। ये 5 एलिमेंट्स थे। ये 5 एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिखेंगे, बट हमें क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। पहला एलिमेंट लिखा, कॉमा दिया, फिर सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर थर्ड एलिमेंट लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर फोर्थ अगेन कॉमा, नाउ द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट के बाद तो कॉमा की जरूरत है नहीं। अब हमें इन्हें ब्रैकेट्स के बीच में एनक्लोज करना होगा। यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। इसे हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। तो इसमें हम इन्हें एनक्लोज कर देते हैं। तो ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। इसी टाइप से अगर आपको किसी भी टाइप का सेट बनाना हो, मान लीजिए कि आपको ये बोला जाता है क्वेश्चन में दैट राइट अ सेट कंटेनिंग ऑल प्राइम नंबर्स व्हिच आर लेस देन 10 और नेम देते हैं उसका बी। तो जो प्राइम नेचुरल नंबर्स है लेस देन 10 वो कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, वो आ जाएंगे। एक तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो नेक्स्ट लेट्स चेक 2 इज अ प्राइम नंबर, देन 3, then 5, then 7. So these 4 are the prime numbers which are less than 10. So if I will have to write, so 2, 3, 5, 7. So I have written this set in the tabular form or roster form. So I hope जो tabular form roster form है आपको clear हो चुका होगा। Now let's start with the set builder form. Set builder form में हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी एक वेरिएबल लेंगे x। लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल ले लिया, मतलब इस टाइप से लेते हैं कि वी डिफाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट यूजिंग अ वेरिएबल हम यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स सेट में आने वाले हैं उन्हें हम एक वेरिएबल की हेल्प से डिफाइन करते हैं। और मान लिया कि वो वेरिएबल हम ले रहे हैं, यहाँ पर x ले रहे हैं। तो किसी भी अगर हम सेट को डिफाइन करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम एक वेरिएबल के टर्म्स में उन सभी को डिफाइन कर देते हैं। और फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, ये टेबुलर फॉर्म तो क्लियर हो गया, तो मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ। We define all the elements of a set using a variable say x। ठीक है,
अब इसमें क्या होगा कि जब हमें कोई भी एक सेट लेना है, मान लीजिए ए लेना है, तो हम कर्ली ब्रेसेस से ही शुरू करेंगे. नाउ वी विल राइट दैट वेरिएबल x. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस वी हैव टू राइट आइदर अ कॉलन. Here instead of colon, you can also use a vertical line which looks like this. You can write the colon or a vertical line over here. After that, you have to just define what x is, such that it defines all the elements of that set. You have to define x. You have to define something and write here the definition of x, which defines each and every element of this set or that given set which we have to write here. सो आई होप कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है वो चीजें समझ में आ गई. तो अब एक एग्जांपल से इसे क्लियर कर लेते हैं. एग्जांपल है, सेम एग्जांपल, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स. मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं. ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स less than 10. So if I have to write like this, because I have used odd natural number and third condition is 10. So if I have to write, so I will first of all write the name of the set, then curly braces, then one variable, then either a vertical line or that colon. Now I will define that x belongs to natural number. One definition, x is an odd number. X is an odd number. Third definition, x is less than 10. Definitions are complete. Now we will close with that curly braces. तो एक बार हमने कर्ली ब्रेसेस डाल दिया दोनों ओपन और क्लोज वाले, तो हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमने सेट लिखा था वो कंप्लीट हो चुका है. अब इससे हमने क्या किया, x ये वर्टिकल कॉलन या कॉलन वर्टिकल लाइन या कॉलन को हम इस तरीके से कर सकते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर का डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है. x इज एन ऑड नंबर भी हो गया, और लेस देन 10 की बात थी तो x लेस देन 10 हो गया. तो अब अगर हमें इसे डिकोड करना हो, जैसे मतलब समझना हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो हम सिंपली इसे देख सकते हैं. नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 4 एंड टिल इंफिनिटी. ऑड है तो 1 3 5 7 वाले होंगे, और लेस देन 10 है तो क्लियरली आ जाएगा 1 3 5 7 9. यही तो आया था हमारे पास जब हमने वैसे किया था. तो ये हमारा हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में. अब इसी तरीके से जैसे मैंने यहां से ये मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, जब मैंने इसको इस टाइप से डिकोड करा तो ये क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म में हो गया. तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं कि जैसे आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में ए सेट दिया हुआ है, तो इसे अब आपको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में बताना है, तो इस तरीके से हो गया. और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये वाला सेट दिया हुआ टेबुलर फॉर्म में और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, तो कैसे बताएंगे, हम उसके जो भी डेफिनेशंस हैं उन्हें एक बार लिख लेंगे और फिर एक एक करके उसे मैथमेटिकली हम डेफिनेशंस को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते चले जाएंगे. तो इस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कन्वर्जन के क्वेश्चन अगर आते हैं वो भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है ये भी पूरा क्लियर हो गया होगा. तो थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं. जो हमने सिंबल्स देखे थे, जो मैं बोल रहा था कि हमारे पूरे मैथ्स में यूज होंगे, तो थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट अस सेट ए बी. ए इस टाइप से है, now you have several parts. Okay, you have 5 parts and you have to fill only belongs to or either belongs to or does not belong to. So you have to fill only these two symbols in the brackets spaces which I will give in the question, like so. This is the question. This is a very simple elementary question. So let's start. A आपके पास एक सेट दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है. जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो A के मेंबर्स हैं. एक हमारे पास पाई है, E, √2, 3, 1. We have 5 elements in the set A. Now the first question says that pi either it belongs to or not belongs to A. So is it present in the set A?
Of course, it's present. It is the first element itself. So we are going to write it belongs to. Now, what is the case for root 3? Root 3, here only root 2 is present, root 3 is not present. So we will write it does not belong to. We will cross it. Now, what if E is there? Yes, E is present in the set A. So we are going to write E belongs to set A. Likewise, if we see for 2, 2 is not present in the set A. So we are going to write that 2 does not belong to A. And for 1, obviously it is the last element of set A. So 1 belongs to set A. So this is the filling of this question. I hope कि जो belongs to और does not belong to का सिंबल है वो काफी अच्छे से क्लियर हो चुका है. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं. जब हमें सेट्स को डेफिनेशन वगैरह दी होंगी तो हम सेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे. एक क्वेश्चन है, find all the elements of the given sets. अभी एक क्वेश्चन में होगा जो आपको एलिमेंट्स बताने होंगे जो भी सेट्स आपके क्वेश्चंस में गिवन होंगे. तो इसके हम 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट में एक आपके पास सेट ए है x such that x is an odd natural number. एक सेट आपके पास C है where x is such that x is divisible by 5. X is positive, or I will write both inequalities together. X is positive as well as less than 20. Third set, x is a factor of 24 and x is positive. So these are the 3 sets which are given in the set builder form. The first set, let's start the solution from the first set. जो फर्स्ट सेट है उसका नेम हमें A दिया हुआ है. A is a set in which it is written in the set builder form और जो वेरिएबल इन्होंने यूज किया वो है x. x such that x is an odd natural number. ये क्वेश्चन है. तो ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे पास दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है. x के बारे में बताया गया है कि वो ऑड है और एक वो नेचुरल नंबर है. तो अगर हमें इन्हें एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं तो कौन कौन से होंगे. नेचुरल नंबर पहले में पता चल रहा है कि ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टिल इंफिनिटी है. अब हमें ऑड वाले को सिलेक्ट करना है. तो ऑड वाले कौन से हो जाएंगे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट. तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट टिल इंफिनिटी. इस टाइप के हो जाएंगे. अब मैं इस बी पार्ट की बात करूं तो इसमें जो सेट का नेम दिया है वो C है. जो x है उसके बारे में बताया गया कि वो डिविजिबल बाय 5 है और जो x है वो 0 से 20 के बीच में लाई करता है. तो हमें 5 का टेबल तो ऑब्वियसली पता ही है. जो 5 से डिविजिबल नंबर्स होते हैं 0 तो सभी से डिविजिबल है. 5 10 15 20 25 डॉट डॉट. अब हमें ये भी कंडीशन दी गई है कि जो x है वो 0 से 20 के बीच में लाई करता है. तो वो अगर मैं इनमें से देखूं तो कौन से वो 3 नंबर है. एक हमारे पास 5 है, एक 10 है, एक 15 है. 20 नहीं, क्योंकि हमें 20 नहीं लेना. 20 से जस्ट छोटे नंबर की बात की जाती है. 20 नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते. तो हमारे पास 3 नंबर है. एक है 5 है, एक 10 है और एक 15. अब हमारे पास तीसरा सेट दिया है नेम z x such that x is a factor of 24 and x is positive. तो 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं हम वो लिख लेते हैं. तो कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास. 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, क्योंकि 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 डिवाइड नहीं करता बट 6 करता है. अब क्योंकि 6 4 24 हो गया तो अगला नंबर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 6 4 24. तो ये वाला कौन सा नंबर हो जाएगा 8. फिर ये वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 12. फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा 24.
तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे फैक्टर्स है 24 के। ये 24 के फैक्टर्स हैं और ये सारे नंबर जो हमने लिखे हैं वो पॉजिटिव भी हैं, 0 से बड़े, तो ये इस Z सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो क्या क्या चीजें थी। पहला मैं सेट्स को डिफाइन करा। सेट्स की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो सेट्स का डेफिनेशन था वो ये था कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स जो हमें सेट्स में लेने हैं, जो एलिमेंट्स हमें लेने हैं, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, अच्छे से डिफाइंड होने चाहिए। कलेक्शन का डेफिनेशन से जो वेल डिफाइंड की जो पोजीशनिंग है, कई बार लोग गलत जगह लिख लेते हैं, जैसे वेल डिफाइंड कलेक्शन, वो चीज मैंने क्लियर कर दी है। तो जो सही डेफिनेशन वो क्या है, सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आगे फिर हमने क्या क्या देखा, सेट से कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर कुछ टाइप्स के नंबर्स देखे, जैसे नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, लाइक दैट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उनके सिंबल्स देखे और कुछ सिंबल्स जैसे बिलोंग्स टू, सच दैट वगैरह सारे सिंबल्स हमने देखे। उसके बाद फिर हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को हमने एक साथ लिख करके फिर उसका जो डेफिनेशन लिखी और उसके एग्जांपल्स किए, इंटर कन्वर्जन्स किए कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे फॉर्म में। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने बिलोंग्स टू को अच्छे से समझा, क्योंकि जो फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट वगैरह हैं वो टाइम के साथ हम पढ़ते चले जाएंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा उसको कैसे यूज करते हैं। आज बिलोंग्स टू का टाइम था तो बिलोंग्स टू हो गया। उसके बाद फिर हमने कुछ जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें ये बताना होगा कि उसमें कौन से एलिमेंट्स है। एक टाइप से हमने रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। इसी टाइप से कभी कभी आपको ऐसे लिख के दे दिया जाएगा तो हमें ये लिखना होगा, ऐसे लिखा होगा तो हमें ये लिखना होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1, तो उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चंस उसी में से उठाए हैं। उसके बाद फिर जो डाउट्स होंगे फिर उन्हें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।